नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेहनत सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वह सदैव सहयोग के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बीच में हैं श्रीमान मनीष सन जी, जो पेशे से वैज्ञानिक हैं और रहने वाले यहीं आसपास थल के पास एक बरड़ गांव है, वहाँ के रहने वाले। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है सर मनीष जी। थैंक यू सो मच सर। और काफ़ी लोग जो पिथौरागढ़ से क्षेत्र से हैं, जो आए दिन डेली अपडेट रहते हैं, तो उन्होंने शायद कहीं ना कहीं देखा होगा कि मनीष चंद जी को एक वैज्ञानिक हैं जिनको थल निवासी, जिनको ऑस्ट्रेलिया में इनवाइट किया गया है। शायद आपने सुना हो, तो वही हमारे सामने बैठे हैं मनीष चंद जी। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी आप सर इस सज्जन लाल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत के साथ आपसे निवेदन है कि सर आपने एक बार परिचय दे दीजिए ताकि सभी लोग जान सकें आपको, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर का कि मुझे इनवाइट किया यहाँ पे सज्जन लाल सोसाइटी में। और मेरा नाम मनीष है और मैं पिथौरागढ़ के एक छोटे से एरिया थल के बरड़ गांव से आता हूँ। और मेरी स्कूलिंग की बात करूँ तो मेरी 5th तक की जो स्कूलिंग थी वो थल मॉन्टेसरी स्कूल में हुई थी। उसके बाद मैं नाना नानी के यहाँ पढ़ने गया, तो 6th से 8th तक की जो एजुकेशन थी वो गौरीहाट से हुई थी। उसके बाद यस जुलागढ़। अच्छा। तो उसके बाद मैं मूव किया पिथौरागढ़ की ओर। 9th और 10th जो था वो मेरा दयासागर इंटर कॉलेज, अभी तो इंटर कॉलेज बन गया, उस टाइम पे वो हाई स्कूल था, वहाँ से मैं पास आउट किया। उसके बाद 11th-12th मैंने GIC पिथौरागढ़ से किया। और उसके बाद मैं कॉलेज पिथौरागढ़ से ही किया, BSc तक की पढ़ाई। BSc कंप्लीट करने के बाद मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे। एक IIT JAM का एग्ज़ाम था, इसके थ्रू मैं IIT में जाना चाहता था MSc के लिए। और दूसरा एग्ज़ाम मैंने दिया था BHU का। BHU एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है MSc के लिए। तो ये 2 एग्ज़ाम मैंने दिए थे। IIT JAM में मेरी थोड़ी पीछे रैंक थी, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा IIT में नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद जो BHU का एग्ज़ाम था उसमें मेरी अच्छी खासी रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 15 थी, जिसके थ्रू मैं BHU में एडमिशन लिया। और BHU से ही मैंने मास्टर कंप्लीट किया MSc केमिस्ट्री, वो भी स्पेशलाइजेशन था मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जैसे मैंने MSc कंप्लीट की, उसके बाद जो नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, जैसे नेट हो गया, गेट हो गया, ये मैंने वहाँ पे क्लियर किया। उसी साल मेरा जो क्लियर हुआ था बार्क जो है OCS। कई लोगों को पता नहीं रहता है कि बार्क का जो है एग्ज़ाम एक हर साल कराता है। बार्क OCS नाम से कराते हैं, ओरिएंटेशनल कोर्स इन पोस्ट ग्रेजुएट एंड वे बोल सकते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए रहते हैं। तो ये हर साल बार्क, पिछले हम लोगों का जो बैच था वो 56th बैच था। हर साल वहाँ बैच चलता है, जैसे 56, 57, 58, जैसे हमेशा प्राउडली बोला जाता है कि वी आर फ्रॉम 56 बैच ऑफ दिस वन, 57 बैच ऑफ दिस। तो बैच इंपॉर्टेंट, तो वहाँ से 1-2 से चलता आ रहा है ये। तो वहाँ पे क्या है कि एक साल जो वो मेरा क्लियर हुआ था बार्क OCS। उसके बाद इंटरव्यू के लिए हमें मुंबई बुलाया गया था। तो इसका इंटरव्यू मुंबई में होता है मोस्टली। तो इंटरव्यू के बाद हम लोगों की 1 साल ट्रेनिंग चली मुंबई नहीं, उसके लिए हमारे अलग अलग सेंटर रहते हैं। अभी तो सभी लोगों की ट्रेनिंग अभी मुंबई में चल रही है, लेकिन उस समय में हमारे टाइम में 3 सेंटर होते थे। एक मुंबई है, एक IG कार में था, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में, और तीसरा कई लोगों की ट्रेनिंग चलती थी RR कैट इंदौर में। मतलब तो 3 सेंटरों में ट्रेनिंग चलती थी और वहाँ से मैंने पास आउट किया। 56 बैच था हमारा। और 1 साल की बहुत बोल सकता है कि बहुत हार्ड ट्रेनिंग रहती है, जिसमें आपको लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 20 एग्ज़ाम रहता है। ऐसा लगता है कि हर हफ्ते जैसे एग्ज़ाम है, बहुत टफ रहता है वो टाइम। 1 साल का हार्ड ट्रेनिंग रहती है। सब्जेक्ट आपको तैयार किया जाएगा कि आपको ओरिएंटेशनल कोर्स बोला जाता है। आपको हर लगभग सब चीज़ का नॉलेज दिया जाएगा। आपको हेल्थ फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, रिएक्टर पढ़ाया जाएगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, जो जितने भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो रिएक्टर रिलेटेड काम आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो पास आउट होने के बाद मैंने ज्वाइन किया वहीं पे इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च में। जो हमारी लेबोरेटरी है वो है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री सेक्शन है मेरा। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही बेसिक जो रिसर्च थी न्यूक्लियर में करने का, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है न्यूक्लियर पढ़ना एक तरह से, क्योंकि मेरा पहले से इंटरेस्ट भी था न्यूक्लियर में। और मैं आज बोल सकता हूँ कि प्राउडली कि मुझे अच्छा खासा न्यूक्लियर आता है। एज ए बेसिक्स मुझे काफ़ी अच्छे खासे न्यूक्लियर के पता है आज के टाइम में। और उसके बाद
2018 में मैंने पीएचडी स्टार्ट की। मेरा जो पीएचडी है वो इसी टेक्निक्स पे है, न्यूक्लियर एक्टिवेशन टेक्निक्स है। मैं बेसिकली न्यूट्रॉन एक्टिवेशन, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, तो डिस्टेबलाइज करने के बाद ही वो रेडिएशन को इमिट करता है कोई भी चीज़, तो वो उस पर काम किया। इसी में एक टेक्निक होती है, जैसे जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर दो चीज़ होती है, आपको पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। उसका एक सर्टेन कॉम्बिनेशन में ही वो स्टेबल होता है। जैसे हम मतलब आप लीजिए 1H1 ले लीजिए प्रोटॉन, तो प्रोटियम में क्या होता है, जैसे एक प्रोटॉन है, जैसे ड्यूटेरियम में क्या है, आपका एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो वो स्टेबल है। जैसे आपका देखो ट्रिशियम में जाते हैं तो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं, वो अनस्टेबल हो जाता है उसका न्यूक्लियस, तभी वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव बन जाता है। तो आपको बोल सकता हूँ कि सर्टेन कॉम्बिनेशन में ही क्या करता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, उसी में वो न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है। अब बार्क का जो पूरा काम होता है वो सब कुछ फोकस रहता है आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब न्यूक्लियस ही है जो हम लोग एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में यूज करते हैं। इसी को डिस्टेबलाइज करना है। आप मान लीजिए आपके पास कोई स्टेबल न्यूक्लियस है, या तो आप उसका न्यूट्रॉन नंबर चेंज कर दो, एक न्यूट्रॉन ऐड कर दो बाहर से, तो डिस्टेबलाइज हो गया, या फिर आप प्रोटॉन चेंज कर दो, प्रोटॉन नंबर, तो इसी को हमें डिस्टेबलाइज करना होता है। तो इसी पे मेरा काम था, इसी पे पीएचडी कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने अप्लाई किया था यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए, जिसके लिए मैं बुदापेस्ट गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मेरा जो यंग साइंटिस्ट अवार्ड था वो 1 मार्क से मिस हो गया था, मतलब पिछले जो दिया था। फिर मुझे बुलाया गया था बुदापेस्ट में, तो वहाँ पे मेरा टॉक हुआ, प्रेजेंटेशन रहा। अब उसके बाद जो मेरा जो काम है, मैं KG1A, जिसके लिए मैं अभी ऑस्ट्रेलिया से इन्विटेशन आया, मेनली उसी पे काम करता हूँ। तो ये सब है बेसिक इंट्रोडक्शन, काफ़ी लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन आपका। आपको पहले तो जो अभी अब शायद ऑस्ट्रेलिया में कब जाना है आपको? ये सितंबर के आसपास। सितंबर, तो सबसे पहले तो उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। शायद जो सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों ने देखा, उसी से थोड़ा लोग जान पाए कि कोई थल निवासी बरड़ के व्यक्ति हैं मनीष चंद जी, जो वैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उनको ऑस्ट्रेलिया से इन्वाइट मिला है। तो काफ़ी लोगों ने बधाई शुभकामनाएं दी। हालांकि जो आपका कहना है कि 1 नंबर से जो बुदापेस्ट में रखा, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में आप इससे भी बड़े अचीवमेंट में आपका नाम हो, और वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे ऐसे अवार्ड मिले जिससे आप समाज में बहुत सी चीज़ दे सकें। अब रही बात सर उत्तराखंड के ऐसे कितने लोग आपको लगता है कि यहाँ के कितने लोग उस जगह पर अभी कार्य कर रहे हैं जहाँ पर अभी आप काम कर रहे हैं? अगर मैं जैसे देखूंगा उत्तराखंड के, अगर अभी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एकेडमिक रिसर्च में मैं अगर देखूं तो मैक्सिमम हम लोग होंगे 15 लोग, मैक्सिमम 10 से 15। हाँ, लेकिन उसमें टोटल लोग कितने होंगे लगभग? उसमें तो स्ट्रेंथ होगी 3-4 हज़ार लोग। 3-4 हज़ार। तो उसमें अधिकतर लोग कहाँ के ज़्यादा रहते हैं? देखिए साइंस में अगर मैं पूरे इंडिया में बात करूं तो अभी के टाइम में वेस्ट बंगाल सबसे टॉप पे रहता है। अच्छा। उसके बाद उड़ीसा भी बहुत अच्छा खासा साइंस पढ़ रहा है। फिर साउथ में एक टाइम था, जब पुराना टाइम था, साउथ के भी बहुत अच्छा साइंस में उन्होंने पकड़ बनाई थी। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे 3-4 जो जगह के लोग हैं मोस्टली डोमिनेट करते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री में अगर बैच की बात करूं तो हम लोग कितने लोग थे, 10 लोग थे एक बैच में, तो 8 लोग बंगाली होते थे, उसमें 2 इधर उधर से रहेंगे। आपको हर साल का ये रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड। क्योंकि मैं ये भी नहीं, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि उनको लोग अच्छा साइंस पढ़ते हैं, तो वो डिजर्व भी करते हैं। तो इसी वजह से मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा उनका साइंटिफिक पकड़ रहती है। सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा सर कि अगर जो नया बच्चा साइंस की तरफ आना चाहता है, या उसकी इसमें जिज्ञासा हो, या फिर जिज्ञासा उसको दिलाई जाए कि भाई साइंस से दुनिया का ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे आप देश को ही नहीं पूरे विश्व में भी आप उसकी अहमियत को समझा सकते हैं। जैसे अभी एक गर्म मुद्दा चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, जैसे अमेरिका ग्रीन लैंड लेना चाहता है, या फिर चाहे वो समझौते से हो चाहे वो पावर से हो, तो वो कहीं ना कहीं वो आज जो पावरफुल में है, जैसे पूरी दुनिया में पावरफुल में अगर कोई देश माने जाते हैं तो वो मेरे ख्याल से 3 ही है, चाइना, रशिया और यूएस। इसके अलावा अगर हम कुछ मिडिल ईस्ट जो कंट्री हैं वो अपने आप को मिडिल पावर मानती है, तो वो पावर मेरे ख्याल से ये पावर साइंस से ही आती होगी या कुछ और भी चीज़ है सर? देखिए सर, मैं बोलूँगा कि जो अगर पावर देखेंगे आप तो जहाँ तक है वो सब कुछ साइंस ही है। जैसे आप उनके अगर देख लीजिए, आपको उनके पास जो
F-16 है, या जो और भी सारे विमान हैं, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं जो रडार में ही नहीं आ रहे हैं, रडार के रेंज में ही नहीं आ रहे, सोच लीजिए। अब और भी मैं, और न्यूक्लियर के हिसाब से आप देखेंगे वो परिपक्व है। 1945 में उन्होंने जापान को दिखा दिया। जापानीज आर्मी जब इतना उपद्रव मचा रखी थी पूरे वर्ल्ड में, तो उन्होंने जब 2 बॉम्ब गिराए तो उन्होंने तब दिखा दिया था कि हम इतने पावरफुल है करके। आप सोच लीजिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1932 में, ठीक है, तब से लोगों ने शुरू कर दिया था कि न्यूट्रॉन से मार के एटम को डिस्टेबलाइज करना। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रॉन नंबर से न्यूट्रॉन को चेंज करना है। तो 1932 से कार्यक्रम शुरू हुआ, और मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले हमारा डिस्कशन चल रहा था कि 44 में उन्होंने एक पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया था, एनरिको फर्मी जो उसको लीड कर रहे थे प्रोजेक्ट को। उसके बाद 45 में उन्होंने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए। और आज अगर देखेंगे पूरे विश्व में, इंडिया भी अगर आप देखेंगे न्यूक्लियर के हिसाब से अच्छे खासे रेंज में है। जो मतलब मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि थैंक्स टू होमी भाभा, कि उन लोगों का एक विज़न था। वो जो टाइम था 40 से जब वो इंडिया आए थे 39 से लगभग 70 तक या 90 तक, मैं बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियर में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हुई है इंडिया के अंदर। और इसी वजह से आज मैं बोल सकता हूँ कि कई कंट्री हमारे ऊपर अटैक नहीं कर। जैसे अभी आपने देखा होगा ईरान में इजराइल बार बार अटैक कर रहा था। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो ईरान था वो इनरिचमेंट कर रहा था यूरेनियम का। आपको बम बनाने के लिए अगर देखेंगे तो यूरेनियम का जो 235 का जो आइसोटोप होता है, मोर देन 90% चाहिए रहता है। मतलब अब उनको लगा कि ईरान 235 शायद बनाना पड़ता है। वो 235 नेचुरली जो अवेलेबल होता है वो 0.7% होता है। हाँ, अब उसको मोर देन 90 बनाना पड़ता है। 0.7 से लेके आपको 90% बनाना पड़ता है। तो वो डिफ्यूजन टेक्निक से बनाते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि आपका वो इनरिचमेंट, वो लोग लगभग 80-85 तक पहुंच चुके थे इनरिचमेंट के। तो इजराइल को भी लग रहा था कि बम बनेगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी खतरा। हाँ, एक पावर, क्योंकि मेरे ख्याल से जो किंग जोंग को भी बोलते हैं कि उसके पास भी न्यूक्लियर पावर, इसीलिए टच नहीं करता है कोई आज के टाइम में। अभी न्यूक्लियर पावर जैसे हमारा 72 में हुआ, उसके बाद एम्बार्गो लगा पूरा इंडिया के ऊपर कि हम कुछ भी सप्लाई नहीं करेंगे इंडिया को। यूएस ने कोई भी चीज़ें देने से, आज भी हमारे डिपार्टमेंट में मतलब डायरेक्ट से यूएस से कोई भी न्यूक्लियर डिपार्टमेंट में कोई आइटम नहीं आता है। तो वो लोग चाहते थे कि खुद तो टेस्ट किया, हम लोगों के ऊपर लगाते थे कि नहीं। लेकिन वही बोल रहा हूँ कि विजनरी लीडरशिप था, लॉन्ग टर्म, मतलब उनका जो विजन था लॉन्ग टर्म के लिए था, शॉर्ट टाइम प्लान नहीं किया उन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई हमारे फील्ड में। मतलब ये इस हमारे इस पहाड़ में, अगर हम पहाड़ में देखें कि मैं देखता हूँ यहाँ पर काफ़ी लोग लगातार अच्छे पदों में जाते हैं। अगर आपने देखा होगा साइंस की दुनिया में शायद गिने चुने नाम चुने हुए। तो ऐसा क्यों है कि उस जगह पर लोग, यहाँ के लोग ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं, या उस शहर के बारे में, फील्ड के बारे में कोई बता नहीं पा रहा है? क्या रीज़न होगा सर? एक्चुअली क्या है सर, हम लोग जैसे जब पढ़ते हैं, एक तो पहली बात हमें साइंस जो अवेयरनेस है वो थोड़ा कम ही रहती है कि हमारा फ्यूचर क्या है। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे जो उत्तराखंड है वो डिफेंस के लिए जाने जाता है। इससे पहले होता था फौज में जाना है, भर्ती हो जाना है, फिर थोड़ा और ऊपर पढ़ने में ठीक है तो एनडीए क्लियर करना है, थोड़ा और हुआ तो सीडीएस क्लियर करना है। तो ये सब था, और कुछ जैसे एयरफोर्स में चले जाते थे। तो साइंस की तरफ थोड़ा सा उत्तराखंड में उतना पॉपुलैरिटी नहीं थी। तो लेकिन मैं जब पढ़ता था तो मेरा एक, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि मैं साइंस के लिए, लेकिन मेरा था कि एमएससी क्लियर करूँगा करके। उसके बाद कई लोग जल्दीबाजी में जॉब लेना, जैसे हमारे वहाँ होता है कि अरे 8th पास हो गया तो भर्ती हो जाओ, और 10th में पास हो गया तो भर्ती हो जाओ, या फिर जो भी है जॉब करो जल्दी। देखो मेरा था कि जब मैं बहुत संकट भी से भी गुजरा था हमारा परिवार, तब भी हमने एजुकेशन को बोला कि इसको हम कंप्लीट करेंगे। मतलब मेरा था कि मैं एमएससी तो पूरा ही करूँगा, उसके पहले मैं जॉब के लिए कहीं ट्राई नहीं करूँगा। इवन मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया उससे पहले। मैंने एक ही एग्ज़ाम दिया था बार का, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं बोलूँगा कि जो रीच है वो कम है हमारी साइंस की। तो जो ये बार के है वो आपके जीवन का यूटर्न है लाइफ का, या फिर वो इत्तेफाक था? देखिए मैं बहुत, अगर आपने आपको बोलूँ तो मैं टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता था। अच्छा।
मैं कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे को लगता था कि मैं हमेशा हर अच्छी चीज़ को सोचता था कि मैं ये अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा, मतलब मेरा ये हमेशा पढ़ने का, आज भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि किसी बच्चे को बताना है, मतलब ये आने वाले टाइम में, क्योंकि हम जो चीज़ नहीं कर पाए मैं सोचता था कि टीचिंग में करूँगा करके, बिल्कुल। और वो हम उसी जगह पर वापस आते हैं कि हम कैसे यहाँ के बच्चों को साइंस के क्षेत्र में लेके आए हैं, और ताकि उनको भी बताएं कि ये जगह पे जॉब भी है, और यहाँ पर आप अगर एक बार घुस जाओगे तो फिर जॉब ना मान के उसको अपना पैशन मानोगे, तो वो कैसे हो सकता है? एक्चुअली सर क्या है ना, देखिए साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए मतलब हमें लगभग बच्चों को बताना पड़ेगा कि साइंस, पहले मैं बोलता हूँ कि जिस दिन आप बच्चों के अंदर अगर साइंस को अगर इस तरह से पढ़ाया जाए कि कैसे कोई डिस्कवरी इंपॉर्टेंट थी, मतलब समझ लीजिए जैसे हम कई बार आइंस्टाइन के बारे में पढ़ाते हैं, या अगर आप मैथमेटिक्स डे आप बनाते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स डे किसके नाम पे बना देते हैं आप? सिंपल से बोलते हैं कि ये रामानुजन थे, ये था, इन्होंने मैथ्स की खोज की, शून्य की खोज, इतने में ही हम सीमित हो जाते हैं कि मतलब, लेकिन जैसे अगर हम बच्चों को ये बताएं कि उन्होंने किस तरह से, वो ब्रिटिश टाइम में सोचिए इतना टैलेंटेड बंदे थे वो, कि उनको यहाँ से उनको इंग्लैंड भेजा गया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इंडिया में उतना समझना मुश्किल था मैथ्स को। तो प्रोफेसर हार्डी के साथ उन्होंने, मतलब प्रोफेसर हार्डी के पास उसके पेपर भेजेगा कि ये बंदा है, तो मैं बोलूँगा कि हमें सेमिनार लगाने पड़ेंगे, बच्चों को समझाना पड़ेगा, साइंस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी कि आप समझिए साइंस को याद करने के किस उम्र में ज़्यादा बताना उचित रहेगा सर? मुझे लगता है कि बचपन में तो थोड़ा कई बार चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसके बाद में मुझे लगता है कि 11-12 से बच्चों के अंदर थोड़ा सा हम डाल सकते हैं। हर एक चीज़ साइंस से कनेक्टेड है, मतलब आप देखिए जैसे इस माइक लगा है, आपने बाहर ये लगा रखा है, ये क्यों लगा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मान ली नॉइज़ फिल्टर हो रही है, मान लीजिए ये नॉइज़ फिल्टर करने का भी ये क्यों लगाया, मान लीजिए नॉइज़ फिल्टर करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, लोहे का कवर लगा देते, फिर आपकी आवाज़ पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ें क्या है ना, काफ़ी चीज़ें, हर चीज़ के पीछे एक अच्छा साइंस है, मतलब बिल्कुल, ठीक है। तो उस चीज़ों को हम बच्चों को बताएं कि साइंस का मतलब होता है क्यों। जब तक आप ढूंढोगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नेक्स्ट क्यों होना चाहिए, तो इसी को अगर हम जब बच्चों को कनेक्ट कर पाए इन चीज़ों से, तो बच्चा अपने आप उसके बाद वो खुद अपना साइंस की तरफ चले जाएगा, मतलब। एक मुझे सभी को बताना चाहता हूँ कि जब मैं आपसे एक बार मैं रात को से वीडियो कॉल में बात कर रहा था, तो सर से मेरी बात हुई, तो सर से मैंने कहा कि मनीष जी आप कैसे, क्या चल रहा है वहाँ से, सब ठीक है? उन्होंने कहा सब ठीक है, और उत्तराखंड के बारे में जानने के बारे में बात की आपसे, पहाड़ के लोगों के बारे में जानने की कोशिश करी। तो आपका कहना था कि यार यहाँ के, जहाँ पर मैं कलपक्कम में हूँ, यहाँ हर हफ्ते कक्षा 6 के बच्चे बार बार विजिट करने आते हैं, और आपने कहा कि आप सोसाइटी से इतने दूर गांव से आईएम ले जा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और हम देख रहे हैं कि गांव का बच्चा जंगल में जाके पार्टी मना रहा है, और हमारे यहाँ जहाँ मैं कलपक्कम में हूँ, आप चेन्नई में, आपने ये बताया कि वहाँ बच्चा कक्षा 6 का बच्चा उस जगह पर विजिट करने आ रहा है। तो ये दूरगामी परिणाम, जैसे वहाँ का एक वो एटमॉस्फेयर तैयार करना, उस जगह पर वो आपकी जो ये सेंटर है वो खोलना, तो ऐसा यहाँ उत्तराखंड में कैसे किया जा सकता है ताकि यहाँ के बच्चों को भी ऐसा एटमॉस्फेयर मिले, और वो कल के दिन जॉब भी चाहे तो वो इसके आसपास भी मिल सके, और अपने पैशन को भी आगे बढ़ा सके? देखिए कमल जी, जो आपका क्वेश्चन है, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसमें दोनों एंड से प्रयास करने चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितना हो सकता है, लेकिन हमें अपने एंड से पूरा ट्राई करना चाहिए। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो कई बार जब मैं पोस्ट डॉक के लिए ट्राई करता था, अब यूएस की बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरी थी। अभी जैसे ना हमारी बात चल रही थी पोस्ट डॉक, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बता देंगे ताकि हमारे, देखिए पीएचडी के बाद क्या होता है, नेक्स्ट लोग जाते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट डॉक्टर, ठीक है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप टाइप का। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग मोस्टली बाहर कंट्री के लिए कोशिश करते हैं, मतलब अब जैसे मैं भी पोस्ट डॉक के लिए जाना चाह रहा था न्यूक्लियर लैब में, बड़ी बड़ी जैसे यूएस की जो कुछ लैब्स हैं, जैसे अगर आप देखेंगे उनका लॉस अलामोस है, वार्नेल है, या फिर आपका मेरा जैसे LNL से आया था, लॉरेंस लिबरमोर नेशनल लेबोरेटरी। मैं क्या करता था कि अब जैसे लॉस अलामोस में घुसना, वो आपके लिए मतलब अगर आप एक बार घुस गए तो पूरा ज़िंदगी भर का टैग लगना बहुत बड़ी बात है लॉस एलमोस का। अब तो इनमें मैं क्या करता था, सोचिए कि मैं सोचता था प्रयास करूं, मैं मेल लिख देता था कई लोगों को
वहाँ से रिप्लाई आए ना आए, मैं सोचता था मैं अपनी तरफ से क्यों अपने आप को छोटा रखें कि हम मतलब जब आप प्रयास ही नहीं करोगे तो आपको आउटपुट क्या, आपकी सोच छोटी रख दोगे तो आप बड़े अचीवमेंट कैसे मिलेंगे। मतलब ऐसा करते करते मैं बहुत लैब में मैं डाला, मतलब फाइनली मुझे लॉरेंस लिवरमोर से एक अच्छा ऑफर मिला था। तो उसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट स्टेज उन्होंने मुझे मेल आया कि आपका इंटरव्यू होगा। तो पहला दिन जो इंटरव्यू चला बहुत शॉर्ट टाइम के लिए 10 मिनट चला। फिर फर्दर उनका मेल आया कि अब आपका इंटरव्यू, उन्होंने मुझे 6 आवर का एक स्लॉट दिया कि आपका 6 घंटे का इंटरव्यू चलेगा। इसमें सब कुछ आपका पूछा जाता है, मतलब कि जैसे आपका इंटरेक्शन कराते हैं वो लोग कि उनके लैब में जो पोस्ट डॉक्स हैं वो लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि जैसे मेरा मानना है, जैसे आप बोल रहे थे किस तरह से इंटरेक्ट किया जाए या चीज़ें बढ़ाई जाए आगे, तो मेरा ये मानना था कि जब आप प्रयास करेंगे तो लोग आपका ज़रूर, या तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा वो बात तो अलग चीज़ है। जब आप प्रयासी, जैसे आपके साथ मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, आज आप IIM कोशिश किया आपने, अब IIM ले ले, बिल्कुल आपके साथ वाले बहुत सारे लोग होंगे, अब कितने लोग आप IIM ले जा पा रहे हैं बच्चों को, नहीं ले जा। जब आपने इंटरेक्शन किया या किसी से बात की, कहीं गए होंगे आप, कहीं ना कहीं से करवाया होगा, चीज़ें हो गई, मतलब सोल्यूशन निकला ना। तो मैं यही बोलूँगा कि प्रयास अगर हम करें तो जितने भी डिपार्टमेंट है वो हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, मतलब। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जब IIM में हमारा प्रयास हुआ था, बकायदा मैंने भी नहीं देखा था वो एरिया, तो मेरे तमाम मेल या तमाम कॉन्टैक्ट से बात हुई। अब जब हमारा सब कुछ हो गया, फाइनली हो गया, तब हम बच्चों को ले जाना था। जब फर्स्ट टाइम में 2019 की बात हो गई, 18 की ले जाना था, तो मुझे वो लोकेशन ही पता नहीं था कि कहाँ जाना है। मैं पहुँच गया दूसरी जगह, एक उनका कोई अलग से रेजिडेंट एरिया था, वहाँ पहुँच गया। तो मैंने कहा अरे IIM है का, उन्होंने कहा सर वहाँ पर। मैंने कहा अच्छा, थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं था। तो वो संघर्ष वाकई में आपने कहा कि हम प्रयास करते हैं, अगर आप लगातार शिद्दत से लगे रहेंगे पक्का मिलता है, तो पक्का कुछ ना कुछ उसका। एक चीज लाइफ की है कि जितना सोचोगे उतना मिलेगा, आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा भी मिल सकता है। इतना मैंने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है। जैसे मेरा था केमिस्ट्री पढ़नी है, पढ़ लिया केमिस्ट्री, समझ रहे हैं आप। मैंने इतना अचीवमेंट, इतना ही सोचा था कि केमिस्ट्री पढ़नी है, तो कहीं नहीं रुका मैं। जो आदमी सोचता भर्ती होना है, हो जाता है। आप गोल सेट जितना आप करोगे, जैसा आप सेट करेंगे वैसा ही उतना आप मिल ही जाएगा, मतलब समझ लो जहाँ तक है आपको नहीं भी मिले 90% तो मिल ही जाएगा आपको, मतलब। जैसे एक चीज़ ये भी देखा ना सर कि जो बच्चे हैं हमारे यहाँ के, थोड़ा सा बच्चों में एक चीज़ है कि हेजिटेशन है सर। वो तो बहुत लंबा चौड़ा उस पर काम करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने के लिए डाउन है। तो उनके लिए तो मुझे लगता है कि जो टीचिंग जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है टीचिंग का। अगर मैं सोचता हूँ कि आज जैसे मैं टीचिंग में जाऊँ तो मैं तो बच्चों को जब तक उनके अंदर से वो, अगर आप डर नहीं हटा पाए तो आपका टीचिंग सक्सेसफुल नहीं है। कुछ नहीं मतलब समझ लीजिए। क्योंकि मैंने ये देखा ना, जैसे आज हम हर साल बच्चों को विजिट कराते हैं, 4-5 दिन का विजिट रहता है। उस 5 दिन के बाद जब लास्ट डे होता है, उस दिन जाके बच्चे पूर्ण रूप से खुल जाते हैं। वो हमसे किसी बात पे शर्माते नहीं और पूरी बातें वो अपना शेयर करते हैं, और वो इतना खुश होते हैं कि हमने लाइफ में ऐसा विजिट नहीं देख पाए। और विजिट देखने के बाद वो बोलते हैं कि पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला और मैं बोल पाए। और मैं कई बार बच्चे, जैसे एक आध फीडबैक हम लेते रहते बच्चों से। एक बच्चे बोले कि सर मैं पहले पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ा बहुत नॉर्मली हम लोग करते थे और घर वालों को लगता था कि हाँ ये ठीक ठाक है। लेकिन जब मैं उस तमाम विजिटों में गई, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे सीरियस होना है, अब मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है। और एक उसकी बात, दूसरा एक लड़की ने क्या बोला कि सर मैं अपनी मन की बातें बाहर निकाल ही नहीं पाती थी, इस विजिट के बाद मैं अब बोलने लग गई हूँ। तो ऐसा प्रोग्राम हम इतने बच्चों को पूरे पिथौरागढ़ में लगभग 215-220 से आसपास स्कूल है यहाँ पर, हाई स्कूल इंटर की बात करूँ मैं, तो इतने बच्चों को हम कैसे सभी बच्चों को तो बार बार वहाँ भ्रमण में ले जा सकते, क्योंकि साल में एक भ्रमण है, मुश्किल से 30-40 बच्चों को मौका मिल पा रहा है। सब लगातार हम उतने बच्चों को ले नहीं सकते क्योंकि रिसोर्स हमारे पास कम है, बड़ी मुश्किल से लोगों की मदद से प्रयास से हम ले जाते हैं। तो हम कैसा प्रयास करें कि हम यहीं पर ही उनको ऐसा। तो यही बोल रहा हूँ सर, अगर आप टीचिंग का लेवल अगर चेंज करेंगे ना, अगर आप टीचिंग में मतलब आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल अगर डिबेट कराना आपस में, जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे कई बार उपद्रवी बच्चे होते हैं जो क्लास में, हम लोग बोलते हैं ये उपद्रवी है, समझ रहे हैं आप, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि
उपद्रवी बच्चे के अंदर एक एनर्जी है, समझ लीजिए। कई बार हम क्या करते हैं, उपद्रवी बच्चों को इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर उनकी एनर्जी को आप सोचिए चैनलाइज किया जाए प्रॉपरली, तो वो बच्चा आपके लिए बहुत कुछ करके देगा। मतलब तो मुझे लगता है तभी मैं आपको बोला था ना कि पहले मेरा एक चीज़ था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि टीचिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। आज भी अगर मैं सक्सेसफुल मानता हूँ कहीं पे, मतलब मेरी जो भी चीज़ें अचीव की वो कहीं ना कहीं मेरे टीचरों का बहुत बड़ा योगदान था। इवन मैं तो खुद, लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर भी थी कि मतलब थोड़ा डर रहता था हमेशा कि कैसे मंच फेस करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों में ये है, लेकिन इसको हटाने के लिए अगर स्कूली लेवल पे आप काम करेंगे, स्कूल लेवल पे भी ये सक्सेसफुल हो सकता है। ये इतना टफ नहीं है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। इसके लिए मैंने आपको बताना, जैसे आप अभी एक प्रोग्राम कराइए, लोगों से इंटरेक्ट करिए, क्लासरूम में जैसे लोग आ रहे हैं, कई साइंटिफिक लोग आ रहे हैं, बात कराइए उनसे या फिर उनके साथ बैठाइए। जैसे कई लोग, कल मुझे थल में एक बच्चा मिला, बोला कि हम तो डरते थे कि आपसे बैठे कैसे आपके। मैं बोला यार हम एक नॉर्मल इंसान, आप आईएएस लोग जो होते हैं, लोग सोचते हैं आईएएस है, भाई वो जब तक कुर्सी में है, जब तक जॉब में है, तब आईएएस है आपके लिए, समझ रहे हैं। मैं साइंटिफिक ऑफिसर डिपार्टमेंट में हूँ, मैं घर आने, मैं अपनी मम्मी के लिए थोड़ी साइंटिफिक ऑफिसर, हम तो घर के लिए बेटे हैं, आपकी सोसाइटी के लिए हम एक नॉर्मल आदमी हैं। आप आराम से बात करिए, जब उनको लगेगा कि अरे ये तो हमारे जैसे इंसान है, ये चीज़ें करके धीरे धीरे मुझे लगता है कि चीज़ें चेंज की जा सकती है। मतलब बिल्कुल इंटरेक्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कराइए, और मुझे लगता है कि इंग्लिश पे थोड़ा और अच्छा फोकस करें। मतलब समझ लीजिए हिंदी का आज के टाइम में प्योर हिंदी से सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल काम हो रहा है। इवन हम लोग बोल रहे हैं हिंदी को प्रमोट करना, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश तो जरूरी है। और मैं अंततः जितने भी बच्चे जो देख रहे हैं उनसे मैं विशेष रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जब भी सर का अगर नंबर चाहिए होगा, नंबर भी शेयर कर दूंगा सर को, कि साइंस की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। साइंस के बिना आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, जहाँ तक मैं सही कह रहा हूँ। हर जगह साइंस है, हर जगह साइंस है। आपको लोहा सूट करता हो या ना करता हो, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी में जाना है, ये है ना। और आप जीवन में, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी कुछ और मिल रही है और चाह आप कुछ और रहे हैं, लेकिन दोनों जगह पर साइंस से वो दोनों चीज़ जुड़ी हुई है। गाड़ी का टायर देखिए, इतनी रोड में इतनी स्पीड में कोई मटेरियल लगा दो घिस जाएगा। बिल्कुल, कौन जिन्होंने डेवलप किया, कुछ ना कुछ। बिल्कुल, ये तमाम आप फ्लाइट देख लीजिए, उतने हाइट पे उड़ रहे हैं, उतने 200-300 लोगों को एक साथ लेके चला है, और सुरक्षित लैंडिंग कर रहा है, सुरक्षित टेकअप कर रहा है। और आपकी यात्रा, हर जगह ये लाइट बल्ब, हर जगह एनर्जी सेव करने के लिए लोगों ने इस तरह मूव किया। हर जगह साइंस है। बिल्कुल, अगर आप सोचेंगे तो साइंस है, नहीं तो कई लोग नहीं कनेक्ट कर पाते। बिल्कुल। तो अगर इस क्षेत्र के अंदर अगर आप जाना चाहें, और इसमें कैसे कैसे हम इस प्लेटफॉर्म में आगे जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा अगर आप मार्गदर्शन, अगर कहीं पर लगे कि आपको कुछ चाहिए, तो मैं मनीष जी आपका नंबर शेयर कर दूंगा उन बच्चों को, ताकि आप उनको अपनी स्ट्रगल के बारे में भी जीवन में बता सकें। और आपको अंततः सर मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, आप वैज्ञानिक से लेकर, आप परिवार से लेकर यहाँ तक के जाने के सफर में आप सबसे ज़्यादा योगदान किसका मानते हैं? सर मैं तो मानता हूँ टीचर्स का ही मेरा योगदान है, और फैमिली तो रहती है हमेशा ही बैकअप में। तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है आपका मोटिवेशन, मतलब जो आपको मोटिवेट करते हैं आपके लाइफ में। तो जैसे हमारे 2-3 टीचर थे जब हमें 12th में पढ़ते थे, जो हमें एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी देते थे, और जो हमें मोटिवेट भी करते थे कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये वो। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों से सीखे। और मैं बोलूँगा टीचिंग, जैसे मैं 8th तक के टीचर्स को बहुत अच्छा क्रेडिट देता हूँ। इवन थल में जो मॉन्टेसरी में हमें पढ़ाया गया, तो बहुत अच्छा टीचर्स का मुझे लगता है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बेस्ट टीचर वो। मैं अपनी वाइफ को मानोगे या नहीं, आप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप गांव में, इवन उसकी क्वालिफिकेशन हाई है, जैसे मान लीजिए उसके पास CSIR नेट का 66 रैंक है, गेट का 100 रैंक है, मैं उसको अभी भी फोकस कर रहा हूँ कि आप उत्तराखंड के किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ करके। आपने अपना काम कर दिया है, देखो ठीक है, एजुकेशन में जितना आपको अचीव करना था आपने ले लिया। भगवान ने आपको एक अच्छी चीज़ दे दी कि आपने समझ दे दी साइंस की, समझ रहे हैं। ये बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा कि साइंस की समझ हो, जो आप समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन मूव करना या जो भी है चीज़ें, अब आपने कर लिया, तो नेक्स्ट जनरेशन को नॉलेज ट्रांसफर करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक, अब मान लीजिए गांव के स्कूल में पढ़ाएंगे, 1-2 बच्चे, 5 बच्चे इससे चीज़ें सीखेंगे। अगर हम हर जगह हम भी सोचेंगे अरे यार हमारा क्या मतलब है, कोई नहीं रख रहा, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अंततः ये कहेंगे कि हमारे जीवन में शिक्षक की ही ऐसी भूमिका है जो आपको
आपके जीवन को सुधारने में, उस जगह उस टॉप लेवल में पहुंचाने में बहुत बहुत बड़ा योगदान। शिक्षक मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे अगर आज भी पूछेंगे कि साइंटिफिक या शिक्षक क्या चाहिए, मैं बोलूँगा शिक्षक बनना। मेरा हमेशा रहता था कि मैं टीचर बनूंगा, बट ठीक है साइंस मिला, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी मैं बिल्कुल वहाँ पर भी आपको कई शिक्षक मिल रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि जब आप साइंस की दुनिया में गए और आप कल्पकम में या तमाम जगह ट्रेनिंग ली, तो वहाँ जो आपसे सीनियर थे उन्होंने सिखाया तो वो शिक्षक के रूप में हुए, शिक्षक है ना। तो वहाँ पर आपने जैसे भाभा जैसे लोगों को गुरु माना या तमाम ऐसे लोग हैं, तो वो शिक्षक ही हैं, ताकि तभी जाके आप उस चीज़ को अचीवमेंट कर रहे हैं। और हमारे भारत देश में ऐसे वैज्ञानिकों की खास ज़रूरत है जो आने वाले समय में बहुत बड़े पावर में आए, और वो पावर आ सकती है सिर्फ साइंस की दुनिया से। सर आज का जो टाइम है आप देख रहे हो, एआई का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसे साइंटिफिक चीज़ें हैं इनको आगे प्रमोट नहीं करेंगे तो आज आपको इम्पैक्ट नहीं भी कर रही होंगी, तो आज से 10 साल बाद आपको इम्पैक्ट जरूर करेंगे। मतलब ठीक है, आप जैसे मैं आपको छोटा एग्जांपल दिया था आपको, जैसे कोरोना में बताया आपको, आप कितना कुछ किया आपने कोरोना में, आपको वैक्सीन लानी पड़ी, ठीक है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, आपको मतलब N95 जो भी था वो मास्क की ज़रूरत पड़ी ताकि फिल्टर करके, मतलब कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बचाएंगी वही। मतलब आप कुछ भी आप मतलब आप बोल लीजिए कि आप इधर उधर कर ले, लेकिन लास्ट में आपको साइंस डेवलप करना ही पड़ेगा। आपको हल्का सा दर्द हो तो वहाँ से पैरासिटामोल से लेकर आपको बड़े से बड़े ऑपरेशन हो तो उन्हीं चीज़ों का विज्ञान का सहारा लेना है। आज आपके एक्सरे मशीन नहीं होते, आप खुद सोच लीजिए, आपका बोन फ्रैक्चर रहता है तो आपको हड्डी काट के वहाँ देखना पड़ता है सर्जरी करके कि कौन सा हड्डी टूटा है करके। सो आप एक छोटी सी चीज़ ले लीजिए ना, अगर एक्सरे नहीं होता मान लीजिए आज के टाइम में, तो आपको वहाँ पे देखना, वो माइनर फ्रैक्चर भी कहाँ से देखते हैं, देख पाते नहीं पाते। तो ये कहीं ना कहीं इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें, कि साइंस को रिस्पेक्ट करके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल, और विज्ञान है तो हम लोग जीवन में सरवाइव अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो कई देशों से पिछड़े में पूरा। अगर आज 10-15 सालों में अगर साइंस डेवलप नहीं कर पाए तो आप 20 साल पीछे चले जाएंगे साइंस के मतलब से। आज हम सर्वाइव कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों ने अच्छा काम किया, जिन्होंने अच्छा साइंस डेवलप किया। इंडिया में ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी, इन पहाड़ों में अगर आप देखेंगे बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत मतलब पहाड़ी आदमियों का टैलेंट अच्छा खासा रहता है। मतलब 12th तक की एजुकेशन अगर बाकी स्टेटों में जाके देखो बहुत पुअर रहती है, उत्तराखंड स्टेट, बट आगे उसके बाद आगे का थोड़ा सा सब लोगों को, मैं ये नहीं कहता हूँ बच्चों की गलती, जैसे अभी हमारा एक सेट मतलब डिस्कशन चल रहा था कि बच्चे मोबाइल पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन मैं कई बार बच्चों की गलती भी नहीं मानता क्योंकि हम उनको अल्टरनेट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। समझ रहे हैं आप, अगर आप उनको ग्राउंड नहीं देंगे खेलने के लिए, अच्छा ग्राउंड नहीं देंगे, आज की मैं परसों में देख रहा लकड़ी तोड़ के बच्चे स्टंप बना रहे हैं आज के ज़माने में भी, ठीक है, तो हम उनको एक स्टंप नहीं दे पा रहे हैं, बैट बॉल नहीं दे पा रहे हैं, बल्ला जोड़ के वो कहीं से ला रहे हैं धागे वागे से जोड़ जा के। अब अगर आप 20-25 में अगर इस तरह का सोचेंगे कि बच्चों को अगर आप ग्राउंड में छोड़ दीजिए 24 घंटा खेलेगा बच्चा आपका, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें हैं। बिल्कुल, जब तक अल्टरनेट नहीं मिल पाएगा तो वो जो शॉर्टकट अल्टरनेट है वो ही ढूंढेगा मोबाइल को, मतलब समझ लीजिए। आज अगर आप उनको बोलेंगे कि हाँ क्रिकेट है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, IPL देखता है बच्चा, जाना चाहता है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, समझ लीजिए। तो रिसोर्सेज सबको मैंने बोला ना, गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा, हम लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों को भी पढ़ना पड़ेगा, सबका योगदान चाहिए। और मुझे लगता है गवर्नमेंट तो विकास के लिए करती है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ पब्लिक वो डिमांड रखे, हाँ, तो शायद वो मना न करे। मैंने आपको बोला कि जब आप प्रयास करेंगे कोई चीज़ें मांगने, मैंने कल ही थल क्षेत्र में बोला था कि आप छोड़िए मत कोई भी चीज़ को, आप बात तो रखिए ऊपर लेवल में, क्या पता मान जाए। समझिए आप, जैसे मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको कोई बताने वाले नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए उनको बताओगे तो चीजें हो सकती हैं, चीजें हो जाए कि भाई ये समस्या गांव की है, इसको ये सेंटर खोला जाए यहाँ पे, इससे ये चीजें हो सकती हैं, आज से नहीं तो 10 साल बाद होंगी, 15 साल बाद उसका लाभ मिलेगा, ठीक है, और लंबे समय तक लाभ मिलेगा, है ना। जैसे आप कल्पकम जैसे जगह में सेंटर खोलने वाले कोई ऐसे सोच वाले होंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे तमिलनाडु में जो उस समय पे थे, जो लीडर में बताया था आपको, उन लोगों ने उस समय पे सेंटर खींचा साउथ में, वो एक रिमोट एरिया में फेंका, मतलब समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन आज वो सेंटर देखिए, विजनरी लीडरशिप यही होती है। आज नहीं, उस समय उनको कुछ नहीं मिल रहा था, आज वो सेंटर के आसपास के जितने एरिया थे सब डेवलप कर गए, सब डेवलप है, कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप ये PGI देख लीजिए, हाँ, यहाँ पर बुंगा चिन्ह में बहुत बड़ा अपने आप मान लीजिए, इतना चीजें चेंज। बिल्कुल, घर में यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे ना इस PGI कॉलेज की, यहाँ किसी बच्चे ने यहाँ एडमिशन ले लिया,
अगर वो गलती से मतलब बाहर में कोई गलती बदमाशी करता तो सबके नज़र में आ जा रहा है, क्योंकि पहाड़ है एकदम देख लेते हैं आदमी। शहरों में ये कमियां रहती है। शहरों में क्या होता है कि अगर कॉलेज से बाहर चले गया, वो बदमाशी कर रहा है, वो गलती कर रहा है, तो कोई पूछने वाला नहीं कौन से कॉलेज का बच्चा है, कहाँ है, कुछ नहीं। वहाँ कोई और शिकायत भी नहीं पहुँचती। यहाँ तुरंत पता चलता है कि भाई पीजीआई कॉलेज का ही बच्चा है, गड़बड़ कर रहा है, तुरंत उसके परिवार तक मैसेज आता है और वो बच्चा गड़बड़ करने से बच जाता है। तो ये यहाँ पर की खासियत है, जिससे कि बच्चा मतलब गलत कामों से मतलब सेव रहता है। अब देखिए इससे कितना रोजगार पैदा हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर लगभग 700 के आसपास बच्चों को यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से उन सभी को रोजगार प्रशिक्षण जी सीख रहे हैं। उसके बाद 100 से ऊपर यहाँ पर लोग रोजगार में हैं। कोई प्रिंसिपल है, कोई उसका एचओडी है, कोई माली है, कोई ड्राइवर है, कोई उसका आपका मार्केटिंग में लगा है, कोई किसी प्रकार के हर प्रकार के सोर्सेज में अपने वहाँ कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, जो डिलीवरी का काम कर रहा है, वहाँ पे काम चल रहा है। तो डेली मतलब यहाँ पर मतलब वैसे भी उनको रोज़गार मिला हुआ है। और श्रीमान जितेंद्र हनेरी जी, श्रीमान धर्मेंद्र हनेरी जी, जो पूरा दोनों चीज़ देखते हैं भाई लोग, और इनके पिताजी जो अभी पिछले बार ही गुजर के श्रीमान नारायण हनेरी जी, उनकी बहुत बड़ी सोच से आज यहाँ पर ये ऐसा खोला। ये मैं बोला सोच बदलेंगे तो वो यही स्थानीय रह के हाँ यहीं पे रह के आपने सोच बदली, एरिया बदल ली। बिल्कुल, तो यही चीज़ है, छोटी छोटी। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में आप बहुत आगे अचीवमेंट लें, और आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली यात्रा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।